जय हिंद बच्चों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करें आज की पढ़ाई। हम आज शुरू करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट। ये सेट चैप्टर का प्रॉब्लम सेट दैट इज़ 1। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या हमें पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, choose the correct alternative answer for each of the following. यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, if m is this, n is this, then what is the intersection? ऑप्शन तुम टेक्स्ट बुक में पढ़ लो, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ऑप्शन। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी हम कहते हैं इंटरसेक्शन, इसका मतलब हम वो सारे मेंबर्स लिखेंगे जो दोनों सेट में प्रेजेंट हों। फिर से सुनो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब होगा वो एलिमेंट्स जो सेट M में भी हैं और सेट N में भी हैं। तो M में देखो मुझे दिख रहा है 1, 3 और 5, जबकि N में मुझे दिख रहा है 2, 4 और 6। एक भी मेंबर दोनों में प्रेजेंट हो ऐसा नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इस सेट को एम्प्टी सेट रखेंगे। और एम्प्टी सेट रखने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डिसजॉइंट हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे टेक्स्ट बुक में हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन हमें दिया गया है, और उसी ऑप्शन पे तुम टिक कर लोगे, उसी ऑप्शन को तुम लिख लोगे। और ये देखो, सी वाला ऑप्शन हमें दिया गया है नल सेट का। तो जो सी ऑप्शन दिया है, जिसमें उन्होंने नल सेट ऐसा दिखाया है, नल सेट का मतलब होगा एम्प्टी सेट। तो ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ना कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है। पहली बात, क्या आपको नेचुरल नंबर के विलेज से उसको उठा के लाना है, सिलेक्शन करके लाना है? तो नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। अब इसमें इन्होंने क्या कंडीशन रखी है कि वो पहला नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हम गए नेचुरल नंबर के ग्रुप में। लेकिन साथ में एक बात और कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना कि ये नंबर ऑड होना चाहिए। मतलब ये 2 हमारा मेंबर नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, ये सब बातें बोली जा रही हैं। तो इस रोस्टर फॉर्म में, लिस्टिंग मेथड में, अब इस बस में कौन कौन बैठेगा जरा हम देख लेते हैं। ऑड नंबर चाहिए, ये 1 बैठ सकता है, हाँ ये ऑड नंबर है, लेकिन ये नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि x की प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि वो 1 से बड़ा ही होना चाहिए। तो 1 तो गया, 2 वो भी नहीं आ सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ये 1 से बड़ा तो है, 1 से बड़ा है, लेकिन ऑड नहीं है ना, इवन। उन्हें ये इवन है, उन्हें ऑड चाहिए। 3 आ सकता है, यस 3 आ सकता है। 4 आ सकता है क्या? हाँ 4 आ सकता है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है। लेकिन एक और शर्त रखा है, क्या वो ऑड नंबर है? नहीं है वो ऑड नंबर, तो 4 भी नहीं आएगा। अब 5 एक ऑड नंबर है, 5 एक नेचुरल नंबर है, और ये कंडीशन जो बता रहे हैं कि वो नंबर 5 के बराबर रहेगा तो भी चलेगा, तो मैंने 5 को लिख लिया। अब मैं 6 की बात करता हूँ। 6 क्या है? ये इवन नंबर है, और ये जो x है वो 5 से छोटा रहेगा या 5 के बराबर रहेगा, तभी यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो मतलब ये
गया, काम खत्म। अब इसके आगे तुम्हें देखना ही नहीं है। क्यों नहीं सर? क्योंकि तुम्हें x जो सिलेक्ट करना है वो 5 से छोटा ही रहना चाहिए या 5 के बराबर रहना चाहिए। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास मेंबर आ सकते थे खाली यहाँ तक। उसमें से भी तुम्हें ऑड नंबर लेना था, इवन लेना ही नहीं था। तो इवन नंबर लेना था, तो यहाँ पर खाली इतने मेंबर आ सकते थे। तो ऑड नंबर हटा दो तो 3 और 5 बचे, वो हमने लिख लिए। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दे रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। 3 और 5 वाला ऑप्शन, ये है डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन ये आप टिक कर लो, ये लिख लो अपने आंसर में, ठीक है ना। और इसे अपने मन से आप सॉल्व करो, उसके बाद में ही मेरे वर्किंग को, मेरे सॉल्यूशन को तुम देखो, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो प्रॉब्लम सेट के लिए याद रखना, तुम्हें सबसे पहले खुद ट्राई करना है, हर क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। जहाँ तुम्हें डाउट लगे वहीं पर तुम्हें देखना है। अच्छा, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से ले 2, 3 करते करते 10 तक जाना है। व्हाट टाइप ऑफ द सेट P इज? P क्या है? क्या ये नल सेट है? नल माने एम्प्टी। भाई मेरे पास आंखें हैं, मुझे दिख रहा है इतने सारे मेंबर हैं, नल हो ही नहीं सकता है। कह रहे हैं क्या ये इनफाइनाइट है? अरे भाई इनफाइनाइट कहाँ है? इसका एंड दिख रहा है ना मुझे। जिसका एंड दिखे वो कैसे इनफाइनाइट होगा बताओ? क्या ये फाइनाइट है? हाँ ये फाइनाइट है। यहाँ ऑप्शन सी डालो और कह दो भाई तुम फाइनाइट हो। अब उसके बाद डी वाला ऑप्शन भी पढ़ लेता हूँ, नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं। नहीं भाई फाइनाइट है ये। अच्छा चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो। M यूनियन N इज दिस मच। पता है ना तुम्हें M यूनियन N का मतलब क्या होता है? M सेट M को और सेट N को, M को और N को एक साथ मिला के ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6। अब ये बोल रहे हैं ना कि इसमें से 1 2 4 खाली M का है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट N? M यूनियन N अगर इतना है 1 2 3 4 5 6 और इसमें से 1 2 और 4 ये कौन लेकर आया है? ये M लेकर आया है। ये M के पास था 1 2 और 4, तो ये N क्या लेकर आया होगा? तुम्हें पता है ना बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो कोई बैट लेकर आएगा, कोई बॉल लेकर आएगा, कोई स्टैंप लेकर आएगा, ऐसा अपना अपना कंट्रीब्यूशन सब देते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी ये भाई 1 2 और 4 लेकर आ गए, लेकिन यहाँ पर तो मुझे 1 2 और 4 की सिवा कुछ और भी तो दिख रहा है, 3 5 6 भी तो दिख रहा है। तो ये 3 5 6 किसकी देन है? किसने दिया है 3 5 6? गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि N कम से कम N के पास 3 5 और 6 तो ज़रूर होगा। हाँ ऐसे भी मेंबर होंगे जैसे 1 और 2 भी होगा जो वो मिक्स करेगा, है ना, कॉमन होंगे। तो देख लेते क्या ऑप्शन दे रहे हैं। हमारे पास जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए वाले ऑप्शन में दे रहे हैं 1 2 3, बी वाले ऑप्शन में दे रहे हैं 3 4 5 6, सी वाले ऑप्शन में दे रहे हैं 2 5 6, डी वाले ऑप्शन में दे रहे हैं 4 5 6। अच्छा, इतनी रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए। कैसे पता चल रहा है सर आपको? देखो M यूनियन N में इतने सारे मेंबर हैं, उन लोगों ने अपनी तरफ से ये हमें बता दिया कि भाई M का कंट्रीब्यूशन खाली इतना ही है, यही एलिमेंट्स हैं M के कंट्रीब्यूशन। अब जो N है जरूर उसकी तरफ से ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। अब ये 1 2 3 वाले में तो ये कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है मुझे। 3 5 6 का कॉम्बिनेशन खाली B में दिख रहा है, तो मतलब ये B वाला ही मेंबर बनेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर जी आपने तो बोला था 3 5 6, इधर तो 4 भी लिखा हुआ है। बेटा ये तो कॉमन मेंबर हुआ ना,
कॉमन मेंबर तो लिखते हैं हम लोग दो सेट में। जब हमने यूनियन ऑफ सेट पढ़ा था, याद करो, हमने उसमें कॉमन एलिमेंट लिखा था नंबर ऑफ m यूनियन n में नंबर ऑफ m एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ n एलिमेंट्स माइनस ऑफ m इंटरसेक्शन n। तो जो एलिमेंट्स कॉमन हैं तो कॉमन तो हो सकता है, तो कॉमन एलिमेंट ये 4 है, वो तो एक बार ही लिखा जाएगा, इसलिए वहाँ पर एक बार दिख रहा है। लेकिन 3, 5, 6 नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो ज़रूर यहाँ पर m में 3, 5, 6 है क्या? नहीं। मतलब 3, 5, 6 कहाँ से आया होगा? n की तरफ से आया होगा। हाँ, n के पास 4 भी होगा, और जब तुम यूनियन लिखने गए तो तुमने कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा। ये तो हमें पता है, हमने एग्जाम्पल से भी पढ़ा है कि भाई ये इंडिया गेट दिल्ली में है, एक है, लेकिन इंडिया गेट 2 नहीं है, एक दिल्ली में है एक इंडिया में है, ऐसा नहीं है। इंडिया गेट एक ही है, दिल्ली में है और इंडिया में भी है, इट्स अ कॉमन एलिमेंट। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद हम 5th वाले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। चलो, 5th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ना। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि P इज द सबसेट ऑफ द M। P इज द सबसेट ऑफ द M। इसका मतलब ये हुआ कि P के जितने भी मेंबर होंगे A, B, C, वो सब के सब M में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। और हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि M के पास और भी एलिमेंट्स हों, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर P के सारे मेंबर यहाँ हैं तो तुम कह सकते हो कि P इज़ द सबसेट ऑफ द M। ख़त्म बात। याद रखो मैंने क्या कहा, अगर P के सारे मेंबर यहाँ दिख गए ना, दूसरा कुछ नहीं दिखा, तो भी तुम कह सकते हो कि भाई P जो है वो इसका सबसेट है। और तुम ये भी कह सकते हो कि M इज सबसेट ऑफ द P, ये कह सकते हो। लेकिन जब इसके पास एक और एलिमेंट आ गया तो तुम ये बात नहीं कह सकते हो। तब इतना कहोगे कि P इज द सबसेट ऑफ द M। P क्या है? M का सबसेट है। अब जब ये P सबसेट है M का, तो जब मैं यहाँ पर P यूनियन M लिखूँगा तो देखो जो P के मेंबर हैं वो सब आएंगे। उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट हैं, कौन से कॉमन एलिमेंट हैं? D है और E है, वो भी आ जाएंगे। A, B, C और जो कॉमन एलिमेंट थे वो तो हो ही गए, अब बचे हुए एलिमेंट हैं वो भी आ गए, D, E आ गए। अब हमें बात की जा रही है P यूनियन M की। अगर P यूनियन M को मैं एक सेट बोलूं कि भाई ये सेट है, P यूनियन M को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P यूनियन M को। ये सेट है। इसका और P का क्या रिलेशन है? मैं बोलूँगा यहाँ पे ये जितना दिख रहा है वो सब का सब P है। तो यहाँ ये कहा गया है कि P, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। P इज द सबसेट ऑफ द M, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन P यूनियन M। अब P इंटरसेक्शन जब करेगा, P इंटरसेक्शन करेगा P यूनियन M के साथ, ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल है। P जो है वो इंटरसेक्शन करेगा, मतलब कॉमन मेंबर ढूंढेगा, किसके साथ? P यूनियन M के साथ। तो भाई ये तो पूरा का पूरा P यहाँ बैठा हुआ है, कॉमन ये पूरा का पूरा P है, ये वाला A है। मैं ये पूछूं इंडिया में और महाराष्ट्र में कॉमन क्या है? अरे भाई पूरा महाराष्ट्र इंडिया में है।
है ना। तो इंडिया और महाराष्ट्र में कॉमन क्या है? पूरा महाराष्ट्र कॉमन है। इंडिया और कश्मीर में क्या कॉमन है? पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर कॉमन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला मेंबर यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ये 5th क्वेश्चन ले लिया हमने, इसका आंसर हमने ए लिखा और उसको समझ के लिखा, बाकी ऑप्शन पे आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम 5th ऑप्शन के बाद आगे बढ़ेंगे और 6th क्वेश्चन की चलो बात कर लेते हैं। Which of the following sets are empty sets? 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना कि which of the following sets are empty sets? Which of the following sets are empty set? एम्प्टी सेट्स पूछ रहे हैं कि भाई इनमें क्या है। वो 5 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पे कि क्या है जिसको तुम्हें कह सकते हो कि वो एम्प्टी सेट है। मैं एक एक यहाँ पर पढ़ देता हूँ, तुम भी टेक्स्ट बुक के इसमें पढ़ते हुए चलो आगे। सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ध्यान दो, ये हैं 2 पैरेलल लाइंस। अपनी नोटबुक में देखो, जहां तुम लिख रहे हो 2 पैरेलल लाइंस जा रही है ना। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में क्या कुछ ऐसा है जो कट करेगा? कभी ऐसा होगा क्या? मौसम मेरे ख्याल से बदल रहा है, बरसात आने वाली है। चलिए, अच्छी बात है, हम अपने काम पे लगे रहें। पैरेलल लाइंस कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी बच्चों, कहीं नहीं कट करेंगी। यहाँ पर ना इनके बीच में कोई भी लाइन ऐसी नहीं है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कॉमन होगा। तो ये ए वाला क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। और भी ढूंढ लेते हैं क्या, और भी कुछ है क्या? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया था। इवन प्राइम नंबर तुम जानते हो जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सो ऑन। लेकिन इसमें से इवन जो है ना वो खाली ये 2 है बस। आगे बढ़ेंगे। मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज। अरे हमारा फरवरी है ना, 28 होगा, नहीं तो 29 होगा। उसके बाद कह रहे हैं इंटीजर, पी वाला बोल रहे हैं इंटीजर। पी इज कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इट इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -1। अरे 0 होगा। 0 तो एक ऐसा मेंबर है ना जो -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। अब इसके बाद हमने इस यहाँ पर आपको आंसर क्या टिक करना है बताओ? ए वाला ऑप्शन। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। तो टेक्स्ट बुक में जरा आप पढ़ लो इसे।
विच फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। क्या है जो यहाँ पर सेट है? टेक्स्ट बुक में अपने एक बार आप रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। पहला, ए कलर ऑफ रेनबो, कलर ऑफ द रेनबो। मैं पहले ऑप्शन लिख ले रहा हूँ। सेकेंड, टॉल ट्रीज ऑफ द स्कूल कैंपस। सी में क्या बोल रहे हैं? रिच पीपल इन विलेज। डी, easy questions और easy examples in the book। अब देखो, ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इजी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन इजी लगेगा, किसी को दूसरा क्वेश्चन इजी लगेगा। जिसने सेट नहीं पढ़ा होगा उसको सेट के क्वेश्चन देख के चक्कर आ जाता है, बोलते भाई ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। और जिसने पढ़ा है, समझा है, उसके लिए बहुत आसान होगा। तो ये कोई बात नहीं हुई कि ये इजी या टफ, ये कोई सेट नहीं हुआ ये, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। जो भी चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगे, एक पर्सन बोले नहीं ये इजी है, दूसरा बोले नहीं वो इजी है, तो जो उसको सेट नहीं कह सकते हो। रिच पीपल ऑफ द विलेज, गांव में बोलेंगे भाई ये सबसे रिच आदमी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। रिच पीपल ऑफ द विलेज, कोई गांव है, किस गांव की बात कर रहे हो ये तो बताओ। रिच पीपल मतलब कितना रिच, किस बात को आप रिच कहोगे? पैसा है रिच है, सेहत है तो रिच है, पढ़ाई है ये तो रिच है, हंसता खेलता परिवार है, मम्मी डैडी हैं, भाई बहन हैं तो रिच है, खुश सुखी है तो रिच है। तो रिच की कौन सी डेफिनेशन लेके चल रहे हो? तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये भी बात खत्म हो गई। टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज किसको बोलोगे ये टॉल ट्री है? आप देखेंगे एक ट्री टॉल है, दूसरा उससे भी टॉल दिख जाएगा आपको। तो ये भी कोई डेफिनेशन नहीं हुआ। कलर ऑफ द रेनबो, अब जरा बात करो कलर ऑफ द रेनबो। रेनबो के कलर विबग्योर, विबग्योर, ये 7 कलर फिक्स हैं। इंडिया हो, अमेरिका हो, जर्मनी, जापान, कहीं भी आप चले जाओ रेनबो का कलर वही है। ये पर्सन टू पर्सन कभी वेरी नहीं कर रहा है। रेनबो का कलर यही है, विबग्योर ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। 7 कलर हैं। सेवन कलर है और यही 7 कलर सनलाइट में होते हैं। कभी आप अपने धर्मशास्त्र में पढ़ो तो पता चलता है कि सूरज के 7 घोड़े ही दिखाए गए थे, 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, क्योंकि 7 कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 7 घोड़े थे। तो हमारा जो पुराना ज्ञान था, वैदिक नॉलेज था, वो कितना बड़ा रहा होगा, इसका एक एक एग्जाम्पल हमें दिखता है यहाँ पे। सो एनी हाउ, विबग्योर सनलाइट के 7 कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फिक्स है, इट इज द सेट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये सेकंड ही ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। मैं इस सेकंड के सेकंड सब क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एनी इंटरसेक्शन W? एनी इंटरसेक्शन W। मैं चाहूँगा बच्चों कि आप टेक्स्ट बुक में भी एक बार क्वेश्चन अपना पढ़ते चलो। तो एनी इंटरसेक्शन W, एन मतलब क्या होता है बताओ मुझे? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन।
W मतलब क्या होगा, होल नंबर 0 1 2 3 4 सो ऑन। इस जीरो को भी हमारे भारत ने ही इन्वेंट किया था, हमारे वैदिक मैथ्स में ही इन्वेंट किया गया था। ये जीरो जब हमने यहाँ पर रखा तो ये होल नंबर और नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में क्या है जो कॉमन है? सब कॉमन है सर, खाली ये W ये जीरो छोड़ दो बस, बाकी सब कॉमन है। देखो अभी क्या आंसर दे रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन 1 2 3 और उसके बाद डॉट डॉट डाल दिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब यही है। सेकंड वाले ऑप्शन में जीरो लिख लिया, जीरो कहाँ कॉमन है भाई, जीरो तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है इसलिए कॉमन नहीं है, यहाँ से कॉमन शुरू हो जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जरा आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वो समझो। P is the collection of X। P क्या है भाई, P is the collection of X such that X is the word Indian। ठीक है, P X is a letter of the word Indian, of the word Indian। Then which one of the following is set P in listing form? अब सीधी बात है, आप जब इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखने चलोगे तो I लिखोगे, N लिखोगे, D लिखोगे, लेकिन I एक बार आ गया है ना तो दोबारा नहीं लिखोगे। A लिखोगे और N भी आ गया तो दोबारा नहीं लिखोगे। तो अब ये ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है, INDA, ये ऑप्शन बी में है तो बी वाले को राइट कर दो। ठीक है ना, बहुत अच्छी हवा बह रही है दोस्तों, बहुत प्यारी हवा बह रही है। अब ये बिपर जॉय एक साइक्लोन आया हुआ है, बहुत बढ़िया हवा बह रही है। फिलहाल आगे देखो, टी के बारे में क्या कह रहे हैं। If T is 1 2 3 4 5 so on, M is 3 4 7 8 so on, then T union M is what? देखो जरा, T जो है ये है 1 2 3 4 5 है ना, तो जब यूनियन फाइंड करने चलते हैं ना तो हम सारे मेंबर लिख देते हैं, आप देख पा रहे हो ना, यस, तो हम सारे मेंबर लिख देते हैं। कौन से सारे मेंबर लिखोगे, पहले T के सारे मेंबर लिखो 1 2 3 4 5। अब M के मेंबर लिखो, लेकिन जो ऑलरेडी लिख चुका है वो दोबारा नहीं आना चाहिए। 3 आ गया, 4 आ गया, वो नहीं आना चाहिए। 7 8 नहीं है ना, उसको लाओ। अब ये हुआ T यूनियन M। हम अपने ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं भाई, क्या ऑप्शन दिया है आपने T यूनियन M के लिए। 1 2 3 4 5 7 8 ये दिया गया है मुझे C वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, C वाला ऑप्शन। आप C वाले ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब चलो हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, या वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर अब हम अगले क्वेश्चन में ही मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आगे के क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करेंगे। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।